नमस्कार आप सभी को। दैनिक करंट अफेयर सेशन में स्वागत है आप सभी का। पूर्व की भांति आज भी इस सेशन में 10 प्रश्न हैं और इन 10 प्रश्नों का आपको जवाब देना है। लगातार आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो, चाहे टेलीग्राम ग्रुप की बात करें या वीडियो के कमेंट बॉक्स में बात करें। लगातार आप अपने अभ्यास प्रश्नों का जवाब वहाँ पे शेयर कर रहे हो। जो भी अन्य चीज़ें बनती हैं, कोई अभ्यास प्रश्न के साथ साथ कोई अन्य फैक्ट आपसे पूछा जाता है, कोई होमवर्क दिया जाता है, लगातार आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जितना आप इन्वॉल्वमेंट रखोगे उतनी चीज़ें आपकी बेहतर होंगी और इस दिशा में लगातार आप कार्य कर रहे हैं। बहुत ही सराहनीय प्रयास है आप सभी का। तो सभी उपस्थित हो जाएं और आज के इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। कल का हमारा सेशन प्रभावित हुआ था। प्रभावित इसलिए हुआ था क्योंकि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव थे और नगर निकाय चुनाव थे, जिसको लेकर के गाजियाबाद में भी चुनाव था और आपका संस्थान बंद था और इस कारणवश आपका जो सेशन था वो प्रभावित हुआ था। तो चलिए सभी उपस्थित हो जाएं और उसके बाद से इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए एक एक करके यहाँ पे हम प्रश्नों को देखने वाले हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है एमबी मला मलेसा नामक गश्ती पोत। इसको इस तरह से लिखा जाता है, एमबी मालिसा होता है ये। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, टाइपिंग एरर स्पेलिंग में एकदम नहीं है। इसको इस तरह से लिखते हैं एमबी एम ए लीसा। ठीक है, इस तरह से ये लिखा जाता है। एमबी एम ए लीसा नामक गश्ती पोत भारत ने किस देश को तोहफे में दिया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एम वी मालिसा नामक गश्ती पोत भारत ने किस देश को तोहफे में दिया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको इसका जवाब देना है। चलिए बताइएगा, चलिए जवाब दीजिएगा इसका। एमवी मालिसा नामक गश्ती पोत भारत ने किस देश को तोहफे में दिया है, यह आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। चलिए जवाब दीजिएगा। एमवी मालिसा नामक गश्ती पोत भारत ने किस देश को तोहफे में दिया है, यह आपको बताना है। देखो इसका सही उत्तर है गयाना। आप जानते हैं कि भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह इस समय एक देश के दौरे पर गए हुए थे और वो देश है मालदीव। भारतीय रक्षा मंत्री जो हैं वो मालदीव के दौरे पर गए हुए थे और जब ये मालदीव के दौरे पर गए हैं तो यहाँ पे इन्होंने मालदीव को भी कुछ, आप कह सकते हो कि एक जहाज जिसका नाम एक आप कह सकते हो गश्ती पोत जिसका नाम है हुरबी। हुरबी ये गश्ती पोत है और इस हुरबी नामक गश्ती पोत के साथ साथ एक जहाज, और जहाज की बात करें एक लैंडर क्रॉफ्ट है जिसको इन्होंने मालदीव को गिफ्ट किया है। और जब हुरबी, क्योंकि यह भी एक गश्ती पोत था, इसको मालदीव को गिफ्ट किया गया, तो पूर्व में हमें वह भी याद आना चाहिए जब एस जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा एमवी मालिसा नामक गश्ती पोत को दिया गया था गयाना को। तो दोनों याद रखना है, हुरबी पूछ लिया जाए तो मालदीव, एमवी मालिसा पूछ लिया जाए तो आपको गयाना जवाब देना है। यहाँ पे मालदीव की बात हो रही है क्योंकि इसका जवाब तो हमने देख लिया कि गयाना को दिया गया, लेकिन हमने फिर देखा कि हुरबी नामक एक पोत है जिसको रक्षा मंत्री ने मालदीव को दिया है। और वर्तमान समय में यदि हम बात करें, मई माह में हमारे रक्षा मंत्री ये मालदीव के दौरे पर 3 दिवसीय दौरे पर गए हुए थे। तो यहाँ पे एक चीज यह भी याद रखना है कि मालदीव की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मालदीव के राष्ट्रपति का नाम हमें पता होना चाहिए, इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। इब्राहिम मोहम्मद सोलेह इनका नाम है, ये आपको पता होना चाहिए, इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, ये नाम आपको याद रखना है। इसके साथ साथ और क्या याद रखना है, आपको यह भी याद रखना है कि जब मालदीव की बात आती है तो मालदीव और भारत एक प्रकार से बोला जाता, कई बार पूछा जाता है कि मालदीव और भारत कितनी डिग्री रेखा द्वारा अलग होते हैं। तो याद रखिएगा 8 डिग्री चैनल है जो मालदीव को
मिनिकॉय से अलग करता है। मिनिकॉय हमारा द्वीप है, ठीक है। तो मिनिकॉय को मालदीव से अलग करने वाला जो चैनल है 8 डिग्री है। या आपसे पूछ लिया जाए भारत से मालदीव को अलग करने वाला चैनल क्या है, 8 डिग्री। दोनों आपको याद रखना है, क्योंकि मिनिकॉय लक्षद्वीप का एक द्वीप है और उसी के बाद से 8 डिग्री चैनल के बाद से मालदीव की जो सीमा रेखा है वो प्रारंभ हो जाती है। मालदीव का जो समुद्री क्षेत्र है वो प्रारंभ हो जाता है। यह आपको याद रखने की जरूरत है। क्या भारत और मालदीव कोई सैन्य अभ्यास भी करते हैं, इसको भी याद रखना है। इक्वावेरिन, इक्वावेरिन नामक सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव की सेना करती है, यह आपको याद रखना है। एक त्रिपक्षीय अभ्यास भी होता है जिसमें मालदीव शामिल होता है, उसको बोलते हैं दोस्ती। दोस्ती नामक ये जो त्रिपक्षीय अभ्यास है इसमें 3 देश शामिल होते हैं। पहला शामिल होता है मालदीव, दूसरा शामिल होता है श्रीलंका और तीसरा शामिल होता है भारत। तो दोस्ती नामक सैन्य अभ्यास भी आपको याद रखने की जरूरत है। इक्वावेरिन नामक सैन्य अभ्यास भी आपको याद रखने की जरूरत है। बात मालदीव की होती है तो इनकी राजधानी और इनकी मुद्रा भी याद रखना है। मालदीव की राजधानी है माले और मुद्रा की जब आप बात करते हैं तो इनकी मुद्रा है मालदीवियन रुपया, ठीक है। क्या कोई बता सकता है कि मालदीव की संसद को क्या बोलते हैं? ये आपका होमवर्क है। मालदीव की संसद को किस नाम से जानते हैं? जैसे रसिया की संसद को ड्यूमा, जापान की संसद को डाइट, इसी प्रकार से मालदीव की जो संसद है उसको किस नाम से हम जानते हैं? ये आपका होमवर्क नंबर 1 है जो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 2 बोला जा रहा है एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150 का हाल ही में गोवा के तट पर सफल परीक्षण किया गया। इसका निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है? क्या बोला जा रहा है? एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150 का मतलब है कि 150 किलोग्राम का यदि भार हवा से गिराया जाता है जमीन पर तो आसानी से जमीन पे वो लैंड करेगा, उसमें कोई हानि नहीं होगी। यहां तक कि इसमें यदि 150 किलोग्राम के व्यक्ति को भी बिठाकर यदि हम जमीन पे छोड़ते हैं हवा से तो भी कोई नुकसान उसको नहीं होगा। और इसका परीक्षण कहाँ किया गया? गोवा में किया गया। ये चीज भी आपको याद रखना है। किसने इसको डेवलप किया है ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइएगा, किसने इसको डेवलप किया है? भारतीय नौसेना के साथ इसका परीक्षण किया गया और इसको डेवलप किसने किया है? तो याद रखिएगा डीआरडीओ। डीआरडीओ के बारे में आपको पता होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। स्थापना की बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका आदर्श वाक्य आपको पता होना चाहिए, बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम या स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस इसका आदर्श वाक्य है डीआरडीओ का। यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। हमने देखा कि गोवा के तट पर इसका सफल परीक्षण किया गया था। तो गोवा के बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा कि 37वें जो राष्ट्रीय खेल होंगे, 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में होंगे। ये भी आपको पता होना चाहिए। 37वें राष्ट्रीय खेल कहां होंगे? गोवा में खेले जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताइएगा, विवाद से विश्वास योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है? इसको बताइए, विवाद से विश्वास योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है? आपको बताना है। विवाद से विश्वास योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है? चलिए बताइएगा, विवाद से विश्वास योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है? विवाद से विश्वास योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है? आपको बताना है। चलिए बताइएगा, विवाद से विश्वास योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है? देखो, विवाद से विश्वास योजना की बात हो रही है। विवाद से विश्वास योजना वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित योजना। आगे बढ़ते हैं, इसको बताइएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? मनाता कौन है इसको? इसको मनाने वाली संस्था है यूनाइटेड नेशन। ये आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन द्वारा ये मनाया जाता है। आपको यह भी पता होगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी एक आता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक
और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में बात करें तो भारत की स्थिति बड़ी दयनीय है। भारत की स्थिति 161वें स्थान पे भारत है और 180 देशों में यह रैंकिंग है भारत की। तो भारत में प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसकी यदि हम बात करें तो उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, और हम बहुत जो दयनीय स्थिति वाले देश हैं प्रेस की स्वतंत्रता में, उन श्रेणी में हम शामिल हैं। 161वें स्थान पे 180 देशों में हम आते हैं। सबसे अंतिम स्थान पे यदि हम बात करें 180वें स्थान पे तो दक्षिण कोरिया आता है। टॉप में कौन आता है तो नॉर्वे आता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन द्वारा ये दिवस मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष 3 मई को हम इस दिवस को मनाते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किसके द्वारा किया जाता है तो याद रखिएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक एक संस्था है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक एशिया एंड पैसिफिक नामक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? चलिए बताइए, यह रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? चलिए जवाब दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब सभी को देना है। चलिए चलिए इसका जवाब दीजिए। फास्ट जवाब। चलो एक हम रिपोर्ट बताते हैं, बिजनेस, इसको नोट कर लीजिएगा, रेडी रिपोर्ट। अभी इसकी भी चर्चा हो जाएगी, बिजनेस रेडी रिपोर्ट। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इसको किसके द्वारा जारी किया गया। तो इसको जारी किया गया आईएमएफ द्वारा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इसको जारी किया गया है, जिसको आप आईएमएफ के नाम से आप जानते हैं। यहाँ पे एक रिपोर्ट और है जिसका नाम है बिजनेस रेडी रिपोर्ट। बिजनेस रेडी रिपोर्ट जो है ये वर्ष 2024 से पहली बार जारी की जाएगी। किसके द्वारा जारी की जाती है तो याद रखिएगा ये विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। विश्व बैंक द्वारा जारी की जाएगी, पहली बार जारी की जाएगी 2024 में बिजनेस रेडी रिपोर्ट। इससे पहले विश्व बैंक एक रिपोर्ट जारी करता था जिसका नाम था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पिछले कई वर्षों से बंद है, अब वह रिपोर्ट अब आगे देखने को नहीं मिलेगी। उसी के स्थान पे उसी का अपग्रेडेड स्वरूप आप कह सकते हैं बिजनेस रेडी रिपोर्ट के रूप में देखने को मिलेगा, जो 2024 में पहली बार जारी की जाएगी। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बिजनेस रेडी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाएगी? विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाएगी। इसका नाम आपको याद रखना है। विश्व बैंक के बारे में यह भी आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है तो उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, इंदरजीत गिल। चलिए इसको बताइएगा, भारत में पहली बार किस शहर के अंतर्गत अंडर सी टनल का निर्माण किया जा रहा है? अंडर सी टनल का निर्माण कहां किया जा रहा है पहली बार? बहुत आसान सा प्रश्न है, तो थोड़ा सा दिमाग आप लगाओगे ना तो बहुत आसान सा प्रश्न है। यहाँ पे कुछ शहरों की बात हो रही है तो आपको बता दें, हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा था, आप जानते हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा था। लगातार इसकी जो डेडलाइन थी वो बढ़ाई जा रही है और एक बार फिर से अब सरकार ने बोल दिया है कि अब इसकी डेडलाइन होगी जून 2024। मतलब स्मार्ट सिटी जो हमारे यहाँ हैं वो 2024 तक बन के तैयार होंगे। तो इसकी डेडलाइन अभी हाल ही में बढ़ाई गई है, यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। यहाँ पे अंडर सी टनल की बात की जा रही है, 2.07 मीटर ये टनल है और विशेष रूप से ये जो है ये मुंबई से संबंधित है, बॉम्बे में ये बनाई जा रही है। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। यदि थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, इस तरह से विकल्प मैंने रखे थे, बात था अंडर सी टनल, समुद्र की बात हो रही है। तो क्या नई दिल्ली के आसपास समुद्र है? नहीं है। भोपाल के आसपास नहीं है, रायपुर के आसपास नहीं है। तो आंख मूंद कर भी यदि आप सोचते तो भी आप मुंबई सही कर देते। तो कई बार
शब्दों को पकड़ा करिए, शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करिए, उत्तर अपने आप आपका निकल जाता है। इसको बताइए, अंधापन को नियंत्रित करने के लिए नई नीति लाने वाला भारत का राज्य कौन सा है? अंधापन को नियंत्रित करने के लिए नई नीति लाने वाला भारत का राज्य कौन सा है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा। आपको पिछले दिनों मैंने एक खिलाड़ी के बारे में भारतीय बताया था, पंकज आडवाणी के बारे में, याद होगा आपको। पंकज आडवाणी के बारे में जब बताया था तो बहुत सारी चीजें उनसे जुड़ी हुई मैंने बताई थी, और हमने बताया था कि उनका खेल कौन सा है। तो उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, याद रखिएगा इसका भी। लुका ब्रेसल का नाम आप याद रख लीजिएगा। और लुका ब्रेसल का नाम याद क्यों रखना है? लुका ब्रेसल का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि ये विश्व स्नूकर चैंपियनशिप को इन्होंने जीता है। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप के ये विजेता हैं लुका ब्रेसल, इनका नाम आपको याद रखना है। यहाँ पे बोला जा रहा है अंधापन को नियंत्रित करने वाले नीति लाने वाला राज्य, तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताइए, 1 मिनट। हाल ही में चर्चा में रहा सुधारक केंद्र का संबंध किस राज्य से है? सुधारक केंद्र का संबंध किस राज्य से है, आपको बताना है। सुधारक केंद्र, चलिए बताइएगा। 4 राज्य हैं, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। सुधारक केंद्र, ये सुधारक केंद्र है क्या? सबसे पहली बात तो यही हमें समझना है। आपको बता दें कि इसमें से एक राज्य है जहां पे अभी तक केंद्रीय कारागार नहीं था। उस राज्य में पहली बार केंद्रीय कारागार बनाया गया है, और उस राज्य में जो केंद्रीय कारागार बनाया गया है उसी का नाम रखा गया है सुधारक केंद्र। और बात यहाँ पे किसकी हो रही है? बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की। तो सुधारक केंद्र क्या है? अरुणाचल प्रदेश का एक केंद्रीय कारागार है, ये आपको याद रखने की जरूरत। अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको यह भी याद होगा कि वहां पे एक नामदफा टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलता है, जो विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। इसको बताइए, हाल ही में किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? बताइएगा, किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? आपको जवाब देना है। चलिए बताइएगा, हाल ही में किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? चलिए फास्ट जवाब। देखो, इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, भारत में पहली मेथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण कहां किया गया? मेथेनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण कहां किया गया, आपको बताना है। 4 जवाब आपके पास हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको बता दें कि इसका जो सही उत्तर है वही शहर है जहां पे इसरो का आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और जब इसरो की हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसरो का हेडक्वार्टर आपको कहां देखने को मिलता है? बेंगलुरु। मतलब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। इसरो ने अभी एक उड़ान पीएसएलवी की उड़ान संपन्न की थी, और पीएसएलवी की ये C-55 उड़ान थी, आप कह सकते हो 55 नंबर की उड़ान थी पीएसएलवी की C-55। और इसको श्रीहरिकोटा द्वीप से आप कह सकते हो सतीश धवन जो हमारा स्पेस सेंटर है वहां से इस उड़ान को संचालित किया गया। और जब इस उड़ान को संचालित किया गया तो इसमें सबसे पहली बात कि 2 सैटेलाइट जो थे वो सिंगापुर के थे, अभी उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इसमें एक स्टार सेंसर भी भेजा गया था, और ये जो स्टार सेंसर था जिसको लेकर पीएसएलवी C-55 उड़ा, उसका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार बेरी सेंस। याद रखिएगा, स्टार बेरी सेंस। ठीक है, स्टार बेरी सेंस नामक एक स्टार सेंसेस पीएसएलवी C-55 ने अपनी 55वीं उड़ान में इसको लेकर उड़ा, जिसका नाम था स्टार बेरी सेंस। और स्टार बेरी सेंस को बनाया किसने? स्टार बेरी सेंस को बनाया है, याद रख लीजिएगा, भारतीय तारा भौतिकी संस्थान, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स या भारतीय तारा भौतिकी संस्थान ने इसको बनाया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है तारों का पता लगाना और विभिन्न तारों के बीच की दूरी का मूल्यांकन करना, इसका उद्देश्य है, ये आपको पता होना चाहिए।
इसमें यह भी आपको याद रखना है कि जो इसरो की PSLV की 55वीं जो उड़ान थी, इसमें जो सिंगापुर के जो सैटेलाइट थे दो, उनका नाम भी आपको याद रखने की जरूरत है क्योंकि कई बार पूछे जाते हैं। इसमें एक है टेलियोस, ठीक है, TELEOS, टेलियोस सेकेंड। और दूसरी जो सैटेलाइट है उसका भी नाम नोट कर लीजिए, उसका नाम है लूमाइट, इसको नोट कर लीजिए, LUMELITE, ल्यूमलाइट 4। ठीक है, तो ये याद रखना है, ल्यूमलाइट 4 और टेलियोस, ये दो सैटेलाइट थे सिंगापुर के, उनको लेकर इसने उड़ान भरा। साथ ही साथ इसने स्टार सेंसर को लेकर उड़ान भरा, और स्टार सेंसर का नाम था स्टार वेरिसेंस, जिसको बनाया था भारतीय तारा भौतिकी संस्थान, या दूसरे शब्दों में यदि हम बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने इसको बनाया था, ये आपको पता होना चाहिए। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ पे स्थापित है, तो यह भी बेंगलुरु में स्थापित एक संस्था है, यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। इसके साथ साथ आपको पता होगा एक सैटेलाइट और याद रखने की जरूरत है जिसका नाम है OFEK, और OFEK नामक ये जो सैटेलाइट है OFEK 13, ये इजराइल की सैटेलाइट है और एक आप कह सकते हो कि खुफिया सैटेलाइट है, स्पाई सैटेलाइट है, इसका भी नाम आपको याद रखना है OFEK 13। ये इजराइल की एक सैटेलाइट है, खुफिया सैटेलाइट है, स्पाई सैटेलाइट है, इसका भी नाम आपको याद रखने की जरूरत है। आप जानते होंगे कि यहाँ पे एक बंदरगाह था इजराइल में जिसका नाम था हाइफा नामक जो बंदरगाह था, इसका अधिकार अब मतलब आप कह सकते हो इसका जो नियंत्रण है वो भारत के अदानी ग्रुप के पास है, यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। आज का अभ्यास प्रश्न है, क्या कह रहा है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है, आपको बताना है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है, आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, गुजरात, केरल, इलाहाबाद, मुंबई। इनमें से सही कौन सा है ये आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। और आज का जो सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें और नियमित रहें। जो अभ्यास प्रश्न दिए जाएं, जो आपको होमवर्क दिया जाए, उसको आप कंप्लीट करके शेयर करें, तभी आपकी चीजें बेहतर होंगी। ठीक है, सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।